हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं। अब उसके एग्ज़ाम की डेट भी आप सभी को पता है कि मार्च में एग्ज़ाम है, 1 मार्च को उसकी डेट भी निकल चुकी है। तो इस लिहाज से अब 1 से 1.5 महीने बाकी रह गए हैं और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं आप सभी के लिए बिहार एस्टेट का जो इंग्लिश पेपर 1 है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उस पर मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ही जल्द। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार एस्टेट जो है आपका इंग्लिश पेपर 1, क्या क्या टॉपिक हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इंग्लिश पेपर 1 का वो क्या होगा, किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं ये जो बिहार एस्टेट है जिसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है दिसंबर में और फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं। तो ये जो इंग्लिश का जो पेपर है, पेपर 1 ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, उसमें क्या क्या उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, क्या क्या कैसे आपको तैयारी करना है, और पिछले जो पेपर हुए हैं बिहार एस्टेट के उसमें इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको हम देखेंगे, समझेंगे। कैसे हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ से आप शुरू करना चाहिए आपको, ये सब पे हम आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। तो ग्रामेटिकल अगर पोर्शन की बात की जाए तो ग्रामर आइटम्स और स्ट्रक्चर इसमें बोला गया है। क्या क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच। स्पीच, कनेक्टेड स्पीच मतलब कोई जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो नरेशन होती है आपकी, क्या होती है? नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं। उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस दिया होगा उसमें टेंस का क्या सीक्वेंस है वो आपको समझना होगा, है ना। तो इसके अब इससे जाहिर ये बात होती है कि आपको नरेशन भी आना चाहिए, आपको टेंस भी उतना अच्छे से आना चाहिए। टेंस की आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टेंस आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके अंतर्गत जितने भी डिवीजन आते हैं, सब डिवीजन आते हैं, ऐसे करके 12 हमारे टेंसेस के होते हैं, ठीक है। वो हम आगे फर्दर डिटेल जब क्लास लेते जाएंगे तो आपको समझाते जाएंगे। अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट ही आपका जो दिया हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, यानी नरेशन का अगर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, तो उसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया गया है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। आंसर क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन आपको देखना यही पड़ेगा कि क्या है। तो इसके लिए आपको नरेशन भी आना चाहिए, इसके लिए आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब आपको टेंस पढ़ना है। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। अच्छा, जो सेंटेंस दिया गया है उसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है ये आपको आनी चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई, नरेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नरेशन के अंतर्गत ही तो आपकी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ नॉन फाइनाइटिव्स। ये जो नॉन फाइनाइट्स जो है ये आपको पढ़ना है सेंटेंस में। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आप देख सकते हैं। पैसिव वॉइस बोला तो आप एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, सिर्फ पैसिव वॉइस तो नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों का ही आपको ज्ञान होना जरूरी है। पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कि जैसे ये फुल स्टॉप हो गया, ये कॉमा हो गया, है ना, ये कोलोन हो गया, ये सेमी कोलोन हो गया, ये सेमी कोलोन हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये एक्सक्लामेटरी हो गया, हाइफन, पैरेंथीसिस, ये और ये जो ब्रैकेट है, ये सब ही आपके क्या है? ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोला गया है। तो प्रीपोजिशन तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, क्योंकि प्रीपोजिशन में जो हम बच्चों को पढ़ा देते हैं ना, अबव, अंडर, इन, ऑन, एट, ये बस इतना ही नहीं है आपका। प्रीपोजिशन किस मैनर में है? प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। ये अपने आप में वास्ट सिलेबस है, ये भी हम देखेंगे। सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। अब इसकी ये जो कोहेसिव डिवाइस है ना, क्या होती है, इसकी तो मैं अलग क्लास लूंगी, क्योंकि ये जो है ना टॉपिक बहुत कम लोगों को पता होगी और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन भी होगा बच्चों को कि ये कोहेसिव डिवाइस है क्या।
अगर मैं लेमन भाषा में कहूँ, मतलब बोलचाल की भाषा में, कोहेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ जब एक दूसरे को जोड़ के रखती है उसे कोहेशन कहते हैं। उसी से बना है ये कोहेसिव डिवाइस। एक सेंटेंस है, उसमें ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल, डिवाइस मतलब क्या हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकता है, वो कनेक्टर हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, उसी को डिवाइस कहा गया है ग्रामर में। तो कंजंक्शन, कनेक्टर, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ये सब क्या हो गए, कोहेसिव डिवाइस का जब काम करती है सेंटेंस को जोड़ के एक पैराग्राफ बनाने में, उसे हम कोहेसिव डिवाइस कहते हैं। सेंटेंस में तो आप आराम से समझ जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको नॉलेज है तो, कि क्या है, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। तो द यहाँ पर आपका डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, बॉय नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, मेन वर्ब है ना, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, ऐसा आप समझ जाते हैं। तो सेंटेंस में नहीं पूछेगा, कोहेसिव डिवाइस एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा ये इसमें कोहेसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें कई सारे कोहेसिव डिवाइस इस्तेमाल हो सकते हैं आपके, प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कनेक्टर हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, मतलब टेंस भी उसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी पैराग्राफ को पास्ट टेंस में दे दिया है तो आपको पास्ट टेंस लगा लगा कर ही उसको, उस वर्ड्स को आपको उस गैप को फिल करना पड़ेगा, है ना। तो पैराग्राफ फॉर्म में भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन कोहेसिव डिवाइस का, एमसीक्यू फॉर्म में भी दे दिया जाएगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक सेंटेंस दे दिया, उसमें आपको ABCD ऑप्शन दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपको कोहेसिव डिवाइस जो है वो जानने के लिए आपको प्रॉपर, सबसे पहले तो सेंटेंस से हम शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन ये सब नहीं जानेंगे, आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ हम इतना जान लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9 होते हैं, कहीं पे 8 बोला जाता है, कहीं पे 9 बोला जाता है, मैं आपको 9 बताऊंगी, और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, वर्ब अगर आप पढ़ते हैं वो बहुत ही वास्ट है, प्रीपोजिशन बहुत वास्ट है, एडवर्ब अपने आप में काफ़ी वास्ट होता है। तो इस तरह से आप सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सिंथेसिस यूजेस कोहेसिव डिवाइस, वही बोला गया, एक पैराग्राफ दे देगा। कोहेसिव डिवाइस मतलब कि जो लिंकिंग वर्ड होते हैं, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग सही से आपको करना है, उसी को हम कोहेसिव डिवाइस का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना या सिंथेसिस बोलते हैं। ये हम देखेंगे, वो आगे हम करेंगे, ठीक है। फ्रेजेस एंड ईडियम्स, ठीक है, फ्रेजेस और ईडियम्स भी पढ़ना है। मुहावरा, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना। एक से ज़्यादा शब्दों का जब बनता है स्ट्रक्चर, जो कि मीनिंगफुल होता भी है, कई बार मीनिंगफुल नहीं होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, फ्रेजल नाउन भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल, फ्रेजल, मैंने कहा ना फ्रेजल वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी हम कहते हैं। तो इतना आपका सिलेबस में है, दिख रहा है। तो देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है। सबसे पहली बात तो पहले तो आप सेंटेंस ही समझोगे, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के कितने फॉर्म होते हैं, सिंपल सेंटेंस समझेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझेंगे, कंपाउंड सेंटेंस समझेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा सेंटेंस क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, फ्रेज में क्या फ़र्क होता है, क्लॉज में, क्लॉज के भी काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये सब कुछ आप जानोगे। मेन क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। सब कुछ हम शुरू से डिटेल में करेंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको रेगुलर क्लास देखना है और समझना है। जब तक आप बेसिक ग्रामर नहीं जानेंगे तो फिर ये सब आप बिल्कुल भी, मतलब एक्सरसाइज, कितनी भी एक्सरसाइज आपको दे दी जाए, आप जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे उसको कर पाएंगे, वो हमेशा मिस्टेक ही होता रहेगा। तो पहले हमें बेस को पकड़ना है कि क्या होता है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होता है आपका
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना ग्रामर में, ये सबसे बेस और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं से ही सेंटेंस, सिंटेक्स, स्ट्रक्चर जो भी आप कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसका निर्माण होता है। एक सेंटेंस अपने आप में ये पूरे 8 या 9 जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, वो अपने आप में वो रखता है। कोई भी आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें पूरे 8 के 8 होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके बनता है एक सेंटेंस। तो आप समझिए कि कितना ज़रूरी है आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना। अब अगर बोले नाउन क्या होता है, तो नाउन किसी व्यक्ति का होता है ना। नेमिंग जो वर्ड्स होते हैं उसे नाउन कहते हैं, तो उतना ही काफ़ी नहीं है। नाउन के अंतर्गत भी बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ भी तो हमें जानना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन, नाउन के अंतर्गत भी तो ये सब कुछ होता है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। जिसे आप हिंदी में संज्ञावाचक, भाववाचक और बहुत कुछ कहते हैं। थोड़ा सा भी मैं हिंदी के सारे शब्दों को मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल क्लास आपको लेनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा। प्रोनाउन के अंतर्गत भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोजेसिव प्रोनाउन, ये सब कुछ होता है, ये भी जानना पड़ेगा हमें। वर्ब अपने आप में बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, पार्टिसिपल्स, जरंड, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, ठीक है। और वर्ड जो होता है ना, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, तो क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ता है। एडवर्ब की भी बात की जाए तो एडवर्ब भी अपने आप में काफ़ी वास्ट है। एडजेक्टिव जो है वो भी आप पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, और इससे क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा भर के बनते हैं। अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे आपके बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द है ना, बट, एंड, सो, ये सब जो होते हैं कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी वाली जो साइन वाले होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, वंडरिंग, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी वाला जो होता है फीलिंग, ये सब को जो एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या दुख, बहुत ज़्यादा दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ होता है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। डिटर्मिनर जो होता है ना, वो आपका आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल आता है ए एंड द, सॉरी, उसके डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, और हाउ मच मैनी, ये सब जो होते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में भी आपके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, कमांड वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो कौन सा सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, ये ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है या एक्सक्लेमेटरी है या फिर अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम अच्छे से बढ़िया से करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ेंगे ही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। जैसे कि अब एक सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे नाउन जो होता है। नाउन नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नाम वाले, है ना, अशोका, किंग, दिल्ली, सिटी, रोज, सन, गोल्ड, क्ले, ऑनेस्टी, पॉलिसी, ये सब जो है नाउन होते हैं। अब इसी में ही ये क्या है, ये स्पेशल नाउन है अशोका, क्योंकि नाम लिया जा रहा है। किंग है तो कॉमन नाउन है ना, बहुत सारे किंग हो सकते हैं। दिल्ली है तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम दिया जा रहा है। सिटी बोल रहा है तो कॉमन है, ठीक है। रोज बोल रहा है तो फ्लावर है तो कॉमन है। ऑनेस्टी बोल रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लास बोल रहे हैं तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक क्लास यानी कि भीड़, क्राउड को बता रहा है, ठीक है। गोल्ड बोल रहे हैं तो ये भी क्या है, गोल्ड मतलब कि कॉमन नाउन होता है। पॉलिसी जो है ये भी क्या है, पॉलिसी जो है आपका एक्सट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका हर तरह का नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब कुछ आ जाता है। प्रोनाउन की बात की जाए तो नाउन का जो रिपीटेशन, उसको हटाने के लिए आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अशोका बार बार ना बोल के आप ही बोल दिए। किसी गर्ल का नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो शी बोल दिए। ऑब्जेक्ट के लिए इट का इस्तेमाल, वही बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है तो दे बोल दिए, दिस बोल दिए, दैट, तो ये प्रोनाउन होता है। फिर एडजेक्टिव की बात की जाए तो क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन को, क्वालिफाई करता है। जैसे कि क्या है, ब्यूटीफुल है, टॉल है, लंबा है, हैप्पी, इंटेलिजेंट, ब्रेव, काइंड, ये क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहा है, फीचर्स बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि विशेषण
जो उसके अंदर विशेषता है उस विशेषता को बता रहा है। बहुत जेनरस है, बहुत नरम दिल का है, बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, स्ट्रांग है, काइंड है, दयालु है, ये सब बता रहा है। तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है नाउन की, ठीक है। तो ये होता है एडजेक्टिव। वर्ब आप जानते हैं एक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, रन, ईट, राइट, किल, गो, और ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, हैज, हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं ना, बहुत बार ऑक्सिलरी वर्ड आ जाता है तो समझ में नहीं आता ऑक्सिलरी होता क्या, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ये वर्ब मेन वर्ब से पहले लगता है, शी इज रनिंग, ठीक है। तो इज हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के पहले लग रहा है, तो उसके भी अपने कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये आता तो हेल्पिंग वर्ब में ही है, ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो वर्ब वैसे यहाँ तक सीमित नहीं है, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, जरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, ये सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव या खुद वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब की बात की जाए तो शी रन्स फास्ट या शी इज रनिंग स्लोली, तो स्लोली रन कर रही है, वर्ब है यहाँ पर कि दौड़ तो रही है पर कैसे दौड़ रही है, बहुत धीरे दौड़ रही है। शी राइट्स यानी कि वर्ब हो गया क्विकली, बहुत जल्दी लिख रही है, लिख तो रही है लेकिन जल्दी लिख रही है, तो ये वर्ब को बता रहा है, क्वालिफाई मतलब बता रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि वो जो कार्य कर रही है वो कैसे कर रही है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वर्ब के बारे में, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, गो केयरफुली, गो वर्ब हो गया, और केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक जाओ लेकिन कैसे जाओ, सावधानी पूर्वक। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं वर्ब के बारे में, तो ये आपका एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब बेसिकली वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में ना क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, है ना। प्रीपोजिशन यानी कि जो पोजीशन बताता है, किसी भी नाउन वगैरह की पोजीशन बताता है सेंटेंस में कि फलाना नाउन जो है या सब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन है। जैसे कि द बॉल इज इन द या ऑन द, जैसे भी पोजीशन है बता रहा है, ऑन द टेबल मतलब ऊपर, तो कैसे इन, ऑन, इन है तो अंदर, ऑन है तो ऊपर, एट है तो डिस्टेंस को बता रहा है, विथ है तो साथ में। तो इस तरह से ये काफ़ी वास्ट हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे। छोटे बच्चों को हम इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव ये बताते हैं, उसके ऊपर भी मतलब काफ़ी कुछ है प्रीपोजिशन में, जो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, प्रीपोजिशन ऑफ और क्या क्या है, काफ़ी कुछ है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो हम सब कुछ डिटेल में हम करेंगे कि रिलेशन का क्या होता है, टाइमिंग का भी बताता है इसमें, है ना, किस टाइम पे है, प्लेस पे है, ये सब को जो बताता है वो प्रीपोजिशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। इसके बाद कंजंक्शन, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, है ना। बट आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट, ऐसा बोलते हैं। एक सेंटेंस लिया मैंने, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई लाइक टू गो देयर बट आई कांट, तो बट यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ना। आई लाइक ब्रेड एंड बटर, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। यू गो इधर हियर और देयर, तो इस तरह से कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है सेंटेंस को या फ्रेजेस को, ठीक है। इंटरजेक्शन मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसके साथ इस तरह का एक्सक्लेमेटरी साइन हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वाओ मतलब खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, ओह मतलब आश्चर्य, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप थोड़ा सरप्राइज है, ओह अच्छा ऐसा था क्या, ओह ऐसा। आउच, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, चोट लगी तो आपने बोला आउच, ठीक है, तो उसमें भी आप एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। और आह मतलब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, वाओ आह कितना सुंदर है ना। उप्स, ठीक है, आप सॉरी फील करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, प्यू मतलब गंदा है ना, या फिर हे, तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं जिसमें इस तरह का एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एक सेंटेंस है, वाओ हिज मंकी रियली जम्प सो हाई अप, ये एक सेंटेंस है जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। वाओ, वाओ से आप क्या समझे, एक्सक्लेमेटरी है, ये वाओ बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंटरजेक्शन कहेंगे। हिज क्या है, प्रोनाउन, मंकी नाउन, रियली एडवर्ब, जंप क्या है, कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वर्ब है, क्रिया हो रहा है, ठीक है। और जंप को ये बता रहा है, वर्ब, ठीक है, जंप वर्ब है उसको बता रहा है। जंप रियली जंप मतलब कि उसके बारे में बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में। सो जो है कंजंक्शन बता रहा है। हाई
एडजेक्टिव है, विशेषण, मतलब बहुत ऊंचा, तो ऊंचा बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अप मतलब पोजीशन, प्रीपोजिशन बता रहा है कि कौन सी पोजीशन में है, अप ऊपर जा रहा है। तो वाओ हिज मंकी रियली जंप सो हाई, उसका जो मंकी है वो काफी ऊपर तक जंप करता है ना, कूदता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाओ यहाँ पे इंटरजेक्शन है, हीज प्रोनाउन है, मंकी नाउन है, रियली एडवर्ब, जंप वर्ब, सो कंजंक्शन, हाई एडजेक्टिव, अप प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू मैंने दिया है, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, ये जस्ट एक जिस्ट देने के लिए आपको कि क्या क्या होते हैं, और है तो अपने आप में काफ़ी वास्ट ये सिलेबस, तो हम उसे देखते जाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और हम एक्सरसाइज डायरेक्ट करने लग जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन में भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। एडवर्ब में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एडजेक्टिव है, नाउन अपने आप में काफ़ी वास्ट है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाउन, ये सब आपको जाना पड़ेगा। प्रोनाउन में है थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। वर्ब बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पार्टिसिपल, जरंड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन भी काफ़ी वास्ट है, ठीक है। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तो फिर भी लिमिटेड है, और एडवर्ब भी आप देखेंगे तो लिमिटेड है। लेकिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। कोहेसिव जो डिवाइस का इस्तेमाल करना है ना सेंटेंस में, उसका बेस ही ये सब है, क्योंकि कोहेसिव डिवाइस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टर जो है, कोहेसिव डिवाइस है, वो वर्ब है। कौन सा वर्ब दे देगा आपको नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जरंड है या पार्टिसिपल है, ठीक है। प्रोनाउन भी दे सकता है। प्रीपोजिशन के तो अपने आप में ही काफ़ी वास्ट है सिलेबस, ठीक है। प्रीपोजिशन की तो मैं अलग एक, सबकी अलग अलग जहाँ पे मुझे जैसे लगेगी ना, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आते जाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी। देखिए मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है कि मेरी बच्ची का जो एग्ज़ाम है फरवरी से स्टार्ट होगा ओरल, और पूरा फरवरी एंड तक चलेगा। मुझे उसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ट्यूशन वगैरह मैं भेजती नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप भी थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं वैसे वैसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती जाऊँगी, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंस देखा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक एप्पल है। एप्पल क्या है, इधर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, नाउन मान लेते हैं। एप्पल क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, एक थिंग है। वर्ब यहाँ पे आई एट द एप्पल, एट मतलब खाए, एक्शन हुआ, इस एप्पल को खाया गया मतलब वर्ब हुआ। एप्पल कैसा है, कलर रेड है, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, आई एट द रेड एप्पल, मैंने रेड एप्पल खाया। तो ये जो रेड है ये क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहे, विशेषता बता रहे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। आई एट द एप्पल क्विकली, मैंने एप्पल को कैसे खाया, क्विकली। अब यहाँ पे एट यानी कि वर्ब है, उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में बता रहा है कि मैंने एप्पल तो खाया, लेकिन कैसे खाया, बहुत जल्दी खाया। तो एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं, और बिना एल वाई वाले भी ऐसे वर्ड होते हैं जो जिससे आप पता कर सकते हैं कि एडवर्ब है वो हम बाद में बात करेंगे। पर एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फिलहाल तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि उसने एप्पल को कैसे खाया, क्विकली खाया, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी आप सेंटेंस लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बेस इंपॉर्टेंट, ये आपका सिंटेक्स में यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, तो मैं शुरुआत ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से कराऊंगी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं पहली वीडियो लेके आऊंगी। आज तो मुझे आपको बताना था कि किस तरह से आपको क्या क्या है सिलेबस में, कैसे तैयारी करनी है, और क्या क्या आपको किस तरह से पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़े से प्रीवियस ईयर के ना क्वेश्चन बताऊंगी। ये मैंने आपके ये बिहार स्टेट के ही क्वेश्चन को लिया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये 2023 का है या 2019 का है, बट मैंने उसी से ही लिया है आपको बिहार स्टेट से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, पैटर्न ये देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है, उपयुक्त जो ऑप्शन दिया है उसको आप देख के लगाएंगे इसमें। तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अब इससे आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि ये टेंस के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, टेंस, जैसे कि आपके सिलेबस में पहले ही बोला है। ये देखिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, यही बात है। ये जो स्पीच है ना, स्पीच यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यही पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है ना, बिहार स्टेट का। बाय द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में मैं क्या हो जाऊंगा, वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे कंप्लीशन के बारे में बोला है। तो
अगर हम जनरल बात करते हैं तो नेक्स्ट मंथ तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। नेक्स्ट मंथ तक ये हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो आपको करेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है इसमें। तो करेक्ट टेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए? वी शैल हैज कंप्लीटेड। वी यहाँ पे दिया है तो हैज का तो इस्तेमाल नहीं होगा, ये ऐसे ही अलग हो गया। कंप्लीटिंग आईएनजी तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर शैल बी होता तब आईएनजी होता, यहाँ पे बी नहीं है ना, तो ये यहाँ पे कट हो गया। और कभी भी सिर्फ बिना हैज और हैव के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है या सेकंड फॉर्म का, तो वो ये फ्यूचर टेंस यहाँ पे दे दिया है, इसके साथ कभी नहीं होगा। यहाँ पर आएगा आपका हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव, ठीक है, कंप्लीटेड। फोर्थ नंबर हैव कंप्लीटेड। और इससे क्या समझते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर में ये कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में आप बता रहे हैं कि अभी आप बात कर रहे हैं कि बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा करके आप प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वही हुआ कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हुआ, है ना। तो ये आपका ये शेल या विल होता है, वो फ्यूचर को दर्शाता है। और हैव कंप्लीटेड यानी थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, तो इसीलिए ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हो गया। तो टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही आपके क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस बताना है स्पीच में, ठीक है। ये जो स्पीच यानी कि सेंटेंस में आपको इसका सीक्वेंस बताना था, तो हमने समझ लिया। तो टेंस इस तरह से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक। क्या बोल रहा है कि प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक। तो क्या होगा यहाँ पर? ये वर्ब को पूछा गया है, प्रॉपर वर्ब आपको बताना है। मैंने बोला ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप नहीं बच सकते, कुछ भी पूछ सकते हो उससे। वर्ब प्लीज स्टॉप, तो क्या होगा? टू मेक सो मैनी मिस्टेक। टू मेक तो होगा नहीं, मेक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मिस्टेक्स बोला गया है, लग गया है यहाँ पे ईएस, ठीक है। तो जब एक बार ईएस लग जाता है, यहाँ पर वर्ब में ईएस नहीं लगता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब रूल्स पढ़ेंगे। स्टॉप मेक सो मैनी मिस्टेक, ये भी गलत है। यहाँ पर होगा आपका प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक। मेकिंग मतलब यहाँ पे जरंड पहले आ गया, वर्ब एज अ जरंड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। मैंने बोला था कि वर्ब में आप क्या क्या पढ़ेंगे? जरंड, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो। और क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे आप ट्रांजिटिव, है ना, तो वर्ब को आप नहीं छोड़ सकते, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जरंड और पार्टिसिपल आपको पढ़ना। यहाँ पे आप देखिए मेकिंग, यानी कि जो वर्ब था यहाँ पे जरंड का काम कर रहा है। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज नोन। अब ये प्रीपोजिशन पूछा है यहाँ पर, देखो विथ, बाय, टू, फॉर। प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन है ना, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ब पूछ लिया, इसमें प्रीपोजिशन। ही इज नोन टू मी, है ना, मेरे लिए वो क्या है? नोन है, मतलब मैं उसे जानता हूं या जानती हूं, ठीक। इफ डैश आई वुड नॉट लूज टेम्पर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया है, ये टेंस को पूछ लिया है। अगेन टेंस पूछा है ना, यहाँ पे ये टेंस ही है। इफ यहाँ पे वुड का इस्तेमाल है, वुड हो गया आपका पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस होता है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है ये पास्ट टेंस में बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए विल भी तो कट हो गया पहले ही, आई एम भी कट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। वुड जो है ये क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज तो नहीं होगा क्योंकि यू का इस्तेमाल हुआ है। इफ आई वर यू होगा, आई वर यू। वर क्यों, वॉज क्यों नहीं? क्योंकि ये यू को पहले रिप्रेजेंट करे ना, यू के बारे में बोल रहा है। वो बोल रहा है अगर मैं तुम होता या होती, तो आई वुड नॉट लूज टेम्पर, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता या करती। तो ये यू के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए वर होगा, क्योंकि यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा। यू आर बोलते हैं, पास्ट टेंस बोला है तो यू वर, और आई अगर बोलते तो आई एम, आई वॉज होता, लेकिन यहाँ पे यू के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आई वर यू। इफ आई वर यू, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर। ये आपको ये टेंस का सीक्वेंस दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब एरर फाइंड आउट करने के लिए भी दिया है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कैसे भी पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन आपका सिलेबस वही है, सिलेबस से ही दिया है, उससे हट के कुछ भी नहीं दिया। आप देख सकते हैं जितने बार कि उसने टेंस को बोल दिया तो दिया है, आपका वर्ब के बारे में बोला है तो दिया है, प्रीपोजिशन बोला है तो दिया है। फाइनाइट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये वर्ब्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, वर्ब्स के ही आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब उसी के अंतर्गत ही आया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD और ऐसे करके दे दिया है, जिसमें किसमें एरर दिया है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, क्या होना चाहिए? यहाँ पे होगा ये इट वॉज हिम नहीं होगा, इट वॉज ही होगा, तो ये वाला गलत है, फर्स्ट नंबर उसका आंसर हो जाएगा, इसी में आपका एरर है। यहाँ पे होना चाहिए था इट वॉज ही, नॉट हिम, ठीक है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग हैज बीन, यहां पर प्रीपोजिशन दिया हुआ है, देखिए रन आउट, रन ओवर, रन फॉर, रन इनटू, आउट, ओवर, फॉर, इनटू, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि रन 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 सब में इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 शब्द हो गए, ठीक है। और आउट, ओवर, फॉर, इनटू प्रीपोजिशन है, क्योंकि सभी में रन लगा हुआ है, यानी कि 2 वर्ड वाले क्लॉज, 2 वर्ड वाले यहाँ पे शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी पूछेगा करके, ये देखिए फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो कौन सा सही प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा इसमें? द डॉग हैज बीन डैश बाय कार, तो ये होगा रन ओवर बाय कार, क्योंकि डॉग बैठा होगा, उसके ऊपर से कार गई होगी, तो रन ओवर है ना, ऊपर से चला के चला गया, तो द डॉग हैज बीन रन ओवर। रन ओवर आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, रन ओवर बाय कार। तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया है जस्ट समझाने के लिए कि किस तरह से पिछले साल में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पूरा आपके सिलेबस से ही इंटैक्ट हैं, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। आप यहाँ देखेंगे उसमें कोहेसिव डिवाइस वगैरह का और भी होगा क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कि कैसा पैटर्न आया है ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस को लिए थे। यहाँ पे उसके अलावा फ्रेजेस हैं, इडियम वगैरह जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने देखा है कि सब्स्टिट्यूशनल जो वर्ड होते हैं ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो सब भी आते हैं, आपको अच्छा उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब भी पूछा गया हुआ था। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो पाएगी मैं ज़रूर अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, बट मैंने फिर से वही बात कही कि मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है, तो उस पर भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, एनुअल एग्ज़ाम ही है उसका, तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं वो वीडियोज़ लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्पफुल रहेगी, आप समझ पाएँ। जितना भी आपके लिए जितना मैं कर पाऊँगी मुझे बहुत खुशी होगी। आज का ये जो वीडियो है इतना ही है, समाप्त करते हैं यहाँ पे। हम अब नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है और कैसे आप उसको समझते हैं, क्या है उस सेंटेंस में, उसे हमें किस तरह से समझना है। उसके बाद हम ये जो नाउन की जो डिटेल वीडियो होती है, प्रोनाउन वगैरह की, जैसे जैसे बनते जाएगा मैं एक एक करके लेकर आपके लिए आऊँगी वीडियोस, और आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।